हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का कार्बन तथा उनके यौगिक में अंतिम मैटर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है साबुन व अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक। देखिए, इसको इंग्लिश में सोप एंड डिटर्जेंट भी कहा जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है। प्रश्न क्या आता है? सबसे पहले प्रश्न तो इसमें यह पूछा जाता है कि साबुन और अपमार्जक में कोई दो अंतर बताइए। पहला ये पॉइंट। दूसरा, इसमें प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, साबुन कहते किसे हैं। तीसरा यह है, साबुन कपड़ों की सफाई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। चौथा प्रश्न यह आ सकता है कि साबुन है वो कठोर जल में झाग क्यों नहीं देते, जबकि मृदु जल में यह झाग आसानी से देते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे सीबीएसई कभी कभी क्रिएटिव प्रश्न पूछती है, तो आरबीएसई भी इनको इन्वॉल्व कर सकती है। आपके पास में दो बीकर हैं, ए और बी, जिसमें हमने एक में कठोर जल भर रखा है, एक में मृदु जल भर रखा है। एग्जामिनर को पता है, आपको नहीं है। आपको दिया गया है साबुन और अपमार्जक। आपको प्रिय बच्चों परीक्षण के आधार पर बताना है कि कौन सा जल मृदु है और कौन सा कठोर है। ये तमाम फैक्ट किसमें आते हैं? साबुन और अपमार्जक में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साबुन क्या है। तो यहां पर जो साबुन के बारे में देखें तो अंग्रेजी में इसको सोप कहा जाता है। साबुन, ये साबुन एक्चुअल में होते हैं उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो यहां पे हम कह सकते हैं उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है प्रिय मित्रों? साबुन कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा कम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सोडियम, तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें, सोडियम का प्रतीक जो होता है सिंबल Na होता है। यह सोडियम शब्द लैटिन भाषा के नेट्रियम से लिया गया शब्द है, तो इसीलिए इसका सिंबल यानी प्रतीक होता है Na। यह आप समझ गए होंगे। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम प्रिय मित्रों, यह शब्द लैटिन भाषा के केलियम से लिया गया है, जिसका प्रतीक होता है के। ध्यान रखें, पोटेशियम का पी नहीं होता है, पी होता है फास्फोरस का, और सोडियम का एस नहीं होता है, एस होता है सल्फर का। तो मैं उम्मीद करता हूं न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपके बेस भी क्लियर होंगे, जिससे आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए, यहां पर आपने सोडियम का प्रतीक Na, पोटेशियम का होता है K, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। अब हम बात करते हैं वसा। वसा जो होती है, तो यह वसा जो है, यह वसा का काम है, यह चीकने पदार्थों में, चीकने पदार्थ, जैसे हम कहीं वसा क्या है, अंग्रेजी में इसको फेत कहते हैं, चीकने पदार्थ में पाई जाती है। अंग्रेजी में इसको लिपिड कहा जाता है। प्रिय मित्रों, लिपिड वसा को ही कहा जाता है। और यह चीकने पदार्थ कौन से होते हैं? तेल हैं या घी, इनमें वसाएं पाई जाती हैं, तेल या घी में। एक ध्यान रखना प्रिय मित्रों, आगे हम अभी जो है पाइश के बारे में पढ़ेंगे, मिसल के बारे में। यह वसा का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हमारे यकृत से पीतरस निकलता है, क्या निकलता है? पीतरस। पीतरस में प्रिय मित्रों पाया जाता है पीत लवण पाया जाता है। और यह क्या करते हैं? पीत लवण यह ग्रहणी वाले भाग में जाते हैं, आहार नाल की ग्रहणी वाले भाग में जाते हैं, और वसा का क्या करते हैं? पायशीकरण करते हैं। वसा का पायशीकरण।
पाइसीकरण का मतलब होता है प्रिय मित्रों वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, वसा को छोटे छोटे कण में तोड़ना। जो बड़े बड़े कण होते हैं वसा के, उनके छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। फिर यहां पर क्या होता है, बाद में लाइपेज एंजाइम आता है। लाइपेज, यह लाइपेज एंजाइम इस वसा को वसा अम्ल में बदलता है, वसा अम्ल में, और प्लस बनाता है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल में तोड़ता है। तो ध्यान रखें, लाइपेज एंजाइम वसा को, जो पाइसीकृत वसा पीत लवण की सहायता से ग्रहणी में हुई थी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहां पर हम कहें तो वसा अम्ल और ग्लिसरोल, यह प्रोसेस जो है, यह भी ध्यान रखें, पाचन की तमाम जो अभिक्रियाएं हैं, अधिकांश जो भोजन का पाचन है वो छोटी आंत में होता है, फिर यह रक्त के साथ वहीं पे अवशोषित हो जाता है। आगे जब हम पाचन का मैटर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो यह इनके बारे में है। अब देखिए उच्च वसा। उच्च वसा का मतलब आएगा ऐसे वसा अम्लों के लवण जिसमें कम से कम 15 कार्बन पाए जाते हैं। न्यूनतम उनमें वसा अम्लों में कार्बन की संख्या 15 होगी, तो इन्हें उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण कहा जाता है। अब हम कहेंगे इनका निर्माण कैसे होता है। यहां पर एक शब्द लिखा है हमने, लवण। तो प्रिय मित्रों, आपको पता है जब हम अम्ल और क्षार पढ़ते हैं, तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं, तो यहां पर क्षार से कराते हैं तो लवण बनता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, यानी इसकी सही डेफिनेशन होती है उच्च कक्षाओं में, जब 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस लवण के जलीय विलयन का पीएच मान है वो 7 होता है, इस कारण इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच होता है 7। हम इसको परिभाषा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जब अम्ल व क्षार को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो लवण व जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। हम यह इसीलिए ले रहे हैं, हमें एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज समझते हुए चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूं साबुन की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम यहां पे देखते हैं साबुन के उदाहरण क्या क्या हैं। उदाहरण में यदि हम बात करें प्रिय मित्रों, तो यहां पर उदाहरण में नंबर 1 आएगा स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल आता है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। यहां पर आ गया से का मतलब 17, यहां पे मैं ले लूंगा C17। अब यहां पे क्या होगा, H कितने आएंगे, 17 को 2 से गुणा करेंगे 34 आता है, इसमें 1 जोड़ देना 35 हो जाएगा, और ये OONA, इसका नाम होता है सोडियम स्टीरिएट। क्या होता है, स्टीरिक अम्ल इसमें काम में आता है। तो इसका नाम हमारे पास में हम कहें, सबसे पहले साबुन बनाने में जो अम्ल काम में आता है वो स्टीरिक अम्ल है। और प्रिय मित्रों, स्टीरिक अम्ल से हमारे पास में जो प्राप्त होता है इसका नाम हो गया सोडियम स्टीरिएट। सोडियम स्टीरिएट, स्टीरिएट, यह हमारे पास में एक साबुन का उदाहरण हो गया। पोटेशियम लगाते हैं तो पोटेशियम स्टीरिएट बन जाते हैं। फिर जो दूसरे देखिए PAS आपको याद रखना है, ये अम्ल वसा अम्ल हैं जो साबुन में काम में आते हैं। पास, P का मतलब होता है पाल्मेटिक अम्ल, पाल्मेटिक अम्ल, पाल्मेटिक अम्ल। चलिए पाल्मेटिक अम्ल में क्या होता है, पाल्मेटिक अम्ल में प्रिय मित्रों P का मतलब 15 होता है, C15, 15 को डबल करेंगे 30, तो H31, COOH, ये पाल्मेटिक अम्ल होता है। A का मतलब होता है ओइलिक अम्ल, ओइलिक अम्ल होता है, ओइलिक अम्ल, पाल्मेटिक अम्ल, ओइलिक अम्ल। S का मतलब होता है स्टीरियक अम्ल, स्टीरियक अम्ल होता है। यह साबुन में काम में आते हैं। इसका सूत्र होता है S का मतलब 17, C17,
17 को 2 से गुणा किया 34, एक जोड़ा 35 COOH। तो यह प्रश्न कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। वसा के साबुन के निर्माण में कौन से अम्ल काम में आते हैं? तो पास पाल्मिटिक अम्ल, ओइलिक अम्ल और स्टीरिक अम्ल, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अब यहां पर हमारे पास में प्रिय मित्रों यह साबुन का फॉर्मूला है जिसका सूत्र होता है C17H35COONA। यदि हमें कहे कि साबुन क्या है तो हम यह भी लिख सकते हैं C17H35COONA को साबुन कहते हैं, यदि हमें यह परिभाषा याद नहीं है तो। लेकिन यह परिभाषा भी बहुत इजी है। फिर हम कह सकते हैं सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट, पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट का जो फॉर्मूला होता है वो C15H31COONA। आप पोटेशियम लगाएंगे तो पोटेशियम बन जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखें, यह साबुन के क्या है परिभाषा और इसके उदाहरण हैं। अब एक प्रोसेस आता है साबुनीकरण। क्या है साबुनीकरण? तो नेक्स्ट प्रिय मित्रों आता है साबुनीकरण क्या है। तो हम यहां पे कह सकते हैं नेक्स्ट परिभाषा में साबुनीकरण। देखिए साबुनीकरण का मतलब क्या होता है? साबुन का मतलब होता है, साबुनकरण का मतलब होता है बनाना, बनाना। तो मैं उम्मीद करता हूं इस परिभाषा को आप समझ गए होंगे। साबुन बनाने की प्रक्रिया, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। अब हम कहेंगे साबुन बनाएंगे कैसे? तो साबुनीकरण बनाने के लिए हम क्या कहते हैं? उच्च वसा अम्ल, उच्च वसा अम्ल। प्रिय मित्रों उच्च वसा अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं? क्षार से। जब प्रबल क्षार से कराते हैं, यहां पर हम कहीं प्रबल क्षार से कराएंगे, प्रबल क्षार से कराते हैं तो बनता है साबुन, साबुन बनता है। यह ध्यान रखें साबुन कैसे बनता है? जब उच्च वसा अम्लों की अभिक्रिया प्रबल क्षार से कराते हैं तो हमारे पास में साबुन बनता है। उच्च वसा अम्ल हमारे पास में हो जाता है COOC17H35 और यहां पर ये इस प्रकार से हो जाएगा CH2COOC17H35। फिर यहां पर CHCOOC17H35। फिर यहां पर हम लिखें CH2COOC17H35। यह मेरे पास में है उच्च वसा अम्ल, उच्च वसा अम्ल। तो चलिए अब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं किनके साथ में? NaOH के साथ। 3 मोल NaOH लिया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कितने मोल क्षारक साबुन बनाने में काम में आते हैं। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। तो प्रिय मित्रों यहां पर आपने देखा कि साबुन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है C17H35COONA। यह सोडियम स्टीरिएट साबुन होता है। तो यहां पर देखिए यह जब रिएक्शन करते हैं तो इस प्रकार से यह फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? प्राप्त होता है यहां पर। अभी हम इसको और ट्रिक के साथ समझेंगे। तो देखिए C17H35COONA, C17H35COONA यह 3 मोल बनते हैं। तो मैं यहां पे कह सकता हूं 3 मोल बनते हैं C17H35COONA। इसका नाम होता है सोडियम स्टीरिएट, स्टीरिएट। प्लस साथ में क्या बनता है? यह OH यहां चला जाता है तो हमारे पास में बनता है CH2OH, CHOH और ये बनता है CH2OH। इसको प्रिय मित्रों कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कहते हैं। यानी ये एल्कोहल समूह का सदस्य है। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH की संख्या
तीन हो लेकिन अलग अलग कार्बन परमाणु पर होनी चाहिए, उसे ग्लिसरॉल कहा जाता है। यह हमारे पास में ग्लिसरॉल होता है क्योंकि एक कार्बन पर केवल एक ही OH हो सकता है। जैसे ही दो OH एक कार्बन पे आएंगे वह अस्थायी हो जाता है। यह उच्च कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो यह हमारे पास में क्या है, साबुन बनती है। अब देखिए प्रिय मित्रों क्या प्रश्न होता है, साबुन बनाने के लिए कितने मोल NaOH का प्रयोग होता है? 3 मोल NaOH का प्रयोग होता है, यानी क्षार का, चाहे NaOH ले ले चाहे KOH ले ले, यहां स्पष्ट है। जब साबुन का जल अपघटन होता है तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होते हैं? तो हमें साबुन यानी हम कहें वसा अम्लों का जब सार की उपस्थिति में जल अपघटन होता है तो हमें साबुन के 3 मोल प्राप्त होते हैं, प्लस साथ में सह उत्पाद के रूप में हमें 1 मोल ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को अपने दिमाग में ध्यान रखें। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 10th के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, साबुन में यदि ऐसा कुछ आता है, यदि हम लिखते हैं तो हमारी अलग से कॉपी जाती है। तो याद रखें, उच्च वसा अम्लों का 1 मोल, NaOH के 3 मोल प्रिय विद्यार्थियों जब क्रिया करते हैं तो 3 मोल साबुन के बनते हैं, 1 मोल ग्लिसरॉल का बनता है। यह है साबुनीकरण, साबुन बनाने का प्रोसेस ये होता है। अब चलिए यहां पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है, साबुन की संरचना क्या है। अब हम कहीं इसको समझे कैसे, बिल्कुल देखिए यहां पर रटने की जरूरत है नहीं, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप रफ कॉपी में इसका बनाने का प्रयास करें। साबुन, प्रिय मित्रों देखिए साबुन में कितने अंशर हैं? 3। तो हम 3 कार्बन ऐसे बना देंगे। यह 3 कार्बन हमने बना दिए, बिल्कुल यहां पर 3 कार्बन बन गए हैं। अब देखिए यहां पर यदि यह कार्बन कह रहा है मेरे ऊपर 1 कार्बन है, यह कार्बन क्या कह रहा है, मेरे पीछे 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? मेरे पीछे 2 कार्बन है। तो इसका मतलब मुझे कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। यह कार्बन कह रहा है मेरे आगे 2 कार्बन है, तो यहां पर ये 2 H2 लगाने हैं। ये कह रहा है मेरे तो एक पीछे है एक आगे है, तो यहां हाइड्रोजन लगाना है 1। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों इनको आप बॉन्डिंग से जोड़ देना, यह बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब आगे करना क्या है, यहां पर ये चूंच इसकी निकली हुई रहेगी इस प्रकार से। यहां पर एक शब्द जोड़ना है चोर। कौन सा शब्द जोड़ना है? चोर। चोर को हम इस प्रकार से लिखेंगे COOR, यहां पे लिख देंगे COOR, यहां पे लिख देंगे COOR, यहां पे लिख देंगे COOR। और यह R है क्या? यह R है प्रिय मित्रों, चाहे तो C17H35 लगा देना और या हम कहें C15H31 लगा देना। पालमेटिक वाला यूज कर रहे हैं तेल तो C15H35 होगा, अन्यथा C17H35 होगा। यह हमारे पास में साबुन का उच्च वसा अम्ल आ गया। तो उच्च वसा अम्ल कितने लिए जाते हैं? उच्च वसा अम्ल लिए जाते हैं 1 मोल लिया जाता है। अब यहां पर ये चोर 3 आ गए, तो मैं यहां पे कहूंगा क्षारक कितने लेंगे? 3 लेंगे। इसका नाम आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए रात को घर में चोर आ जाते हैं तो हम तो सो जाते हैं, लेकिन जब नाना जी होते हैं, आपको पता है आप ननियाल में जाते हैं, नाना जी बड़े स्वाभिमानी होते हैं, वो रात भर जागते भी रहते हैं क्योंकि एज भी ऐसी होती है, नींद रात को आती नहीं है। ज्यादा एज के कारण वो चोर को देख लेते हैं और उसकी गुद्दी पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि यहां पर जब नाना जी कहते हैं कि अरे किसी पुलिस स्टेशन पे जाओ, किसी चोर को यानी पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन करो, लेकिन वहां पर क्या होता है किसी को चप्पल उस घर में नहीं मिलती है। वो कहते हैं चप्पलें नहीं है, चप्पलें नहीं है, लेकिन चोर नीचे से आवाज लगाता है कि भैया चप्पल मेरी ले जाओ, लेकिन पुलिस थाने में जल्दी जाके मेरे बारे में बताओ, नहीं तो आपके नाना जी मेरे ऊपर वैसे ही बैठे हुए हैं, मेरा जीव तो वैसे ही निकल जाएगा। तो यहां पर आप समझ गए हैं प्रिय मित्रों, नाना जी किसको पकड़ लेते हैं? चोर को पकड़ लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो यहां देखिए यह नाना जी इसको पकड़ लेते हैं, तो यहां नहीं जोड़ना है, चोर नीचे रहेगा, नाना जी ऊपर रहेंगे। तो यहां पे ये शब्द आ जाता है, R इधर चला जाता है, Na। कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, 1 2 3। यह वाला OH यहां चला जाता है, ये यहां चला जाता है, तो हमारे पास में बन जाता है CH2OH, CHOH और ये CH2OH।
अब यह मेरे पास में साबुन बन गई। प्रिय मित्रों, ये R, यदि मैं R की जगह ये C17H35 लगा देता हूं तो C17H35 COONA, यह सोडियम स्टीरेट वाला साबुन बन गया। यदि मैं R की जगह 15 लगा देता हूं तो C15H31, यहां पे H31 आएगा, H31 और COONA, ये सोडियम पाल्मिटेट वाला साबुन बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूं साबुन वाला मैटर आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी प्रक्रिया को कहा जाता है साबुनीकरण। यह था समझाने का तरीका, वो था समझ के लिखने का तरीका। चलिए अब हम देखते हैं साबुन की संरचना। तो नेक्स्ट जो है वो साबुन की संरचना है, किस प्रकार से क्या होती है साबुन की संरचना। संरचना किसके बारे में पढ़ रहे हैं? साबुन की संरचना के बारे में। तो प्रिय मित्रों, यहां पर यदि हम देखें साबुन के बारे में, तो साबुन में C17H35 COONA होता है। यह होता है, पहले इसको समझते हैं। साबुन के प्रिय मित्रों दो भाग होते हैं। यह वाला भाग तो आपको कौन सा नजर आएगा? ये दो भाग हैं इसके। यह वाला भाग है हाइड्रोकार्बन। कि कौन सा भाग होता है प्रिय मित्रों? यह भाग होता है हाइड्रोकार्बन। और यह भाग होता है इसका हम कहीं ध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग होता है इस साबुन का, और यह हाइड्रोकार्बन भाग होता है अध्रुवीय भाग। अध्रुवीय, तो आप समझ गए होंगे साबुन के दो भाग होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो अध्रुवीय होता है, एक ध्रुवीय भाग होता है। फिर हम कहें कि इस वाले भाग को प्रिय मित्रों कहा जाता है पूंछ। पूंछ कहा जाता है, जैसे इसको टेल कहा जाता है। टेल कहा जाता है, ये पूंछ ही पूरा आतंक फैलाएगी। जैसे हनुमान जी लंका में जाके पूंछ के बल पे पूरी लंका को जीत लिया था। और यहां पर यह कहलाता है इसका सिर। प्रिय मित्रों, यह सिर कहलाता है, इसको हेड भी कह सकते हैं। हेड, यह यानी साबुन के दो भाग हैं, एक तो इसके सिर भाग है, एक इसका पूंछ भाग है। पूंछ भाग हाइड्रोकार्बन युक्त होता है जो अध्रुवीय भाग है, और ध्रुवीय भाग जो होता है उसको सिर कहते हैं। प्रिय मित्रों, यह भाग अध्रुवीय है तो वसा में घुलेगा। किस में घुलेगा? वसा में विलय। और यह जो ध्रुवीय भाग होता है वो जल में विलय होता है, जल में विलय। बस यही तो साबुन की संरचना है। आगे मिसेल की संरचना भी इसी प्रकार से बनेगी। तो हम यहां पर समझ गए हैं कि वसा में विलय भाग इसका अध्रुवीय भाग हाइड्रोकार्बन भाग होता है, और जल में विलय भाग इसका ध्रुवीय भाग होता है। चलिए अब हम साबुन की संरचना के बारे में देखते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं पहले आप इस फैक्ट को समझ गए होंगे। तो अब साबुन की संरचना के बारे में देखें तो प्रिय मित्रों, साबुन जो होता है वो हमें पता है। पहले तो हम लिख सकते हैं साबुन। साबुन के बारे में यदि हम लिखें तो डायरेक्ट C17H35 COONA, ये हमारे पास में साबुन है। अब इसकी मैं संरचना बनाऊं तो प्रिय मित्रों यह देखिए 17 इस प्रकार से आएंगे। ये वाला एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर ये COONA। यह मेरे पास में किसकी संरचना हो गई? साबुन की संरचना हो गई। और यह वाला भाग प्रिय मित्रों क्या होता है? साबुन की संरचना के अंतर्गत यह वाला भाग होता है ध्रुवीय भाग। यह भाग होता है ध्रुवीय भाग होता है, जिसको हम कहते हैं हेड कहते हैं। यह प्रिय मित्रों किस में होता है? जल स्नेही होता है। जल स्नेही यानी जल में घुलता है। यह वाला भाग यदि हम देखें यहां से लेकर यहां तक, यह वाला भाग होता है प्रिय मित्रों यह हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भाग होता है। हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो इसका टेल कहलाता है, पूंछ कहलाता है। और यह भाग क्या होता है? वसा में विलय। वसा में विलय होता है, जल में नहीं घुलता है। और प्लस क्या होता है? अध्रुवीय भाग। अध्रुवीय भाग होता है। पहली बात तो ये।
अब इसकी संरचना हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ये साबुन की इस प्रकार से संरचना है। यदि हम इसकी संरचना देखें शॉर्ट के रूप में तो इसको इस प्रकार से भी समझा सकते हैं। ये हमारे पास में ये है, यानी ये वाला भाग जो हमारे पास में होगा वो होगा प्रिय मित्रों हेड भाग होगा। ये वाला भाग जो हमारे पास में होगा वो टेल वाला भाग होगा। और यह वाला भाग जो हमारे पास में होता है वो ध्रुवीय होता है। और ये वाला भाग हमारे पास में होता है अध्रुवीय। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार आप समझ गए होंगे। साबुन के दो भाग होते हैं। अब हम इसके बारे में लिखते हैं, आप इसकी स्ट्रक्चर बना ले। अब साबुन के संरचना के बारे में लिखते हैं। 3-4 जो लाइनें हैं महत्वपूर्ण वो इनके अंदर समावेशित कर देते हैं। बिल्कुल वही करेंगे जो हमने संरचना के अंदर समझा है और लिखा है और पढ़ा है और सुना भी है अच्छे से। साबुन के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। साबुन के दो भाग होते हैं। नंबर ए वाला भाग होता है प्रिय मित्रों हाइड्रोकार्बन भाग। नंबर 1 होता है हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन भाग होता है। यह अभी हमने लिखा था, यह साबुन के पूंछ का निर्माण करता है। पूंछ का निर्माण करता है। निर्माण करता है। जो अध्रुवीय भाग हैं, अध्रुवीय भाग हैं तथा वसा में विलय हैं। वसा में विलय हैं। विलय हैं। ध्यान रखें इस भाग को हाइड्रोफोबिक भाग कहते हैं, यानी जल विरागी भाग कहते हैं। जल विरागी भाग कहते हैं। यह भी प्रश्न कभी कभी आता है, जल विरागी भाग किसे कहते हैं? यानी साबुन का वह हाइड्रोकार्बन युक्त भाग जो जल में नहीं घुलता है उसे जल विरागी कहते हैं। जल से विरोध रखने वाला यह भाग होता है, इस कारण इसे जल विरागी भाग कहते हैं। बी हमारे पास में प्रिय मित्रों बी आता है ध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग, देखिए यह ध्रुवीय भाग है क्या, तो इसके बारे में देखते हैं। यह भाग जल में घुलनशील है, जल में घुलता है, जल में घुलता है, अतः इसे जल स्नेही भाग कहते हैं। जल स्नेही भाग कहते हैं। भाग कहते हैं। जल स्नेही भाग कहते हैं। यह क्या होता है? जल में घुलता है, इसे जल स्नेही भाग कहा जाता है। यह ध्रुवीय भाग होता है तथा साबुन का सिर होता है। क्या होता है प्रिय मित्रों? सिर होता है। इसको साबुन का हेड कहा जाता है। सिर भाग का निर्माण करता है और इसे जल स्नेही भाग भी कहा जाता है। ध्यान रखें साबुन का जल स्नेही भाग कौन सा होता है? ध्रुवीय भाग। यानी जो हाइड्रोकार्बन रहित भाग होता है वो जल स्नेही होता है। जल विरागी भाग होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन भाग। तो साबुन के दो भाग होते हैं, ये जल स्नेही होते हैं और जल विरागी होते हैं, जिसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है। जल विरागी को अंग्रेजी में हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, जैसे रेबीज कुत्ते के काटने से रेबीज की जो वायरस की बीमारी होती है उसको जल देखते ही डर लगता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो जैसे कई बार बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं तो उन्हें बुक फोबिया की बीमारी होती है। जैसे किताब देखते हैं विज्ञान की या किसी सब्जेक्ट की, उन्हें डर लगने लग जाता है क्या किताब कहीं खाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहां पर हम कहीं जल स्नेही होता है हाइड्रोफिलिक भाग। फिलिक का मतलब होता है स्नेह रखने वाला। यह भाग जल से स्नेह रखता है और जल में घुल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं साबुन के बारे में, इसकी संरचना के बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहां पर हम देखते हैं साबुन कपड़ों की सफाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट है साबुन की क्रियाविधि।
साबुन की क्रियाविधि की साबुन कपड़ों की सफाई किस प्रकार से करते हैं। प्रिय मित्रों, नेक्स्ट है साबुन की क्रियाविधि। क्रियाविधि, साबुन की क्रियाविधि। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि साबुन क्या करते हैं, मिसेल का निर्माण बनाकर, यह बहुत अच्छा शब्द है, साबुन मिसेल का निर्माण करके, मिसेल का निर्माण करके कपड़ों की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, सफाई करते हैं। अब देखिए, यह मिसेल जो है प्रिय मित्रों, यह बहुत ही अच्छा वर्ड है। साबुन के बारे में पूछे और यानी कपड़ों की सफाई कैसे करें, आपने मिसेल शब्द नहीं लिखा है तो चाहे कितने भी आप मैटर लिख दें वो आपका गलत माना जाएगा। मिसेल संरचना ऐसी होती है जो साबुन की सफाई में सहायक है। मिसेल है क्या वो समझते हैं। प्रिय मित्रों, यहां पर मिसेल के बारे में जब हम चर्चा करें तो मिसेल क्या होते हैं, जब साबुन के बहुत सारे कण आपस में इकट्ठे होकर कांटेनुमा जो संरचना बनाते हैं उन्हें मिसेल कहते हैं। तो मिसेल की परिभाषा होगी, जब साबुन के बहुत सारे कण आपस में इकट्ठा होकर या एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर जो कांटेनुमा संरचना बनाते हैं, कांटेनुमा संरचना बनाते हैं उन्हें मिसेल कहते हैं। प्रिय मित्रों, क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है, यानी कांटेनुमा संरचना बनेगी उसे मिसेल कहा जाएगा। तो अब चलिए हम मिसेल की संरचना बनाते हैं और हम देखेंगे वही जो साबुन का भाग होता है वही तो मिसेल का है। मिसेल का अध्रुवीय भाग वसा में घुलता है जबकि ध्रुवीय भाग जल में घुलता है, और यह अध्रुवीय भाग कांटेनुमा संरचना में क्या करेगा, यह मिसेल उस वसा की जो तेल की बूंद है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और यह साबुन उसको कणों को क्या करेगा, ऊपर की तरह खींच ले आएगा। जैसे हमारे होद में कभी बाल्टी गिर जाती है तो आपने देखा होगा कांटेनुमा ऐसी संरचना लोह की होती है, उसको हम डाल के बाल्टी को खींच लेते हैं। वैसे ही मिसेल क्या करेंगे, गंदगी को जल में बाहर की तरफ ले आते हैं। अब हम बनाते हैं मिसेल की संरचना। तो चलिए यहां पर मिसेल की संरचना बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आप समझ गए होंगे, इकट्ठा करना या एकत्रित करना या जो कलेक्ट होता है वो एक ही बात है, मिसेल की संरचना। अब हम यहां पर जो मेन पॉइंट है वो है मिसेल की संरचना। मिसेल की संरचना, मिसेल की संरचना के बारे में देखते हैं। तो प्रिय मित्रों, यहां संरचना बहुत सरल है। आप पहले एक वर्ताकार गोला बनाइए। इस प्रकार से आप एक गोला बना सकते हैं। यह गोला आपने बना दिया, फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर अंडा बन गया है, इसको काट देते हैं और ये अब हमारे पास में क्या बन गया, गोला बन गया। चलिए यहां पर ये गोला बना है, इसके अंदर वाली जो बूंद है वो वसा की बूंद है। यह एक इसके अंदर वसा की बूंद है, कपड़े पे लगी हुई है। तो ये मिसेल क्या होंगे, ये बीचों बीच इसमें बूंद रहेगी। इस प्रकार से आप साबुन की स्ट्रक्चर जो हमने देखी थी वो बनाते रहना। यह इस प्रकार से चित्र ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपको लगे वास्तव में अभी हमने लिखा था कांटेनुमा संरचना होती है, और ये बराबर शेप में रहेगी। जब आप पूरा कॉपी के अंदर नोटबुक में एक वर्ताकार पथ पे चक्कर बनाएंगे, आप चाहें तो प्रकार से एक वर्त बना सकते हैं गोलाकार, चाहे तो जो गर्ल्स होती है चूड़ियां हाथ में रहती है या अपने जो भी हैं वो उनके हिसाब से एक वर्ताकार बना सकते हैं। फिर यह आपकी डिजाइन बहुत शानदार होगी। जितनी आप डिजाइन परीक्षा में बनाएंगे, इस बार मिसेल की संरचना आना 100% तय है। मिसेल कैसे बनता है
वो किस प्रकार से हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप ये कांटे कितने बनाते हैं, आपकी संरचना अच्छे से लगे। तो ये हमारे पास में कौन सी संरचना हो जाती है, मिसेल की संरचना हो जाती है। देखिए यहां खांचे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जगह है, तो जगह हम छोड़ेंगे नहीं, यहां पर ये मिसेल रूपी संरचना बना देंगे। अब प्रिय मित्रों यहां पर होता है माइनस आवेश, माइनस आवेश होता है, ध्यान रखें बुक्स में प्लस आवेश दिया गया है, वो नहीं होता है। सोडियम बाहर, ये जो क्लोराइड हो यानी ये COO है, ऑक्सीजन होता है, यही यहां पर आगे जाके जल के अणुओं से बॉन्डिंग करेगा। तो साबुन जो होते हैं वो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होते हैं, यह भी ध्यान रखें। साबुन जल में ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है, यानी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अब हमें करना क्या है, बस यहां पर एक जरूर लिख देना, यह है तेल की बूंद, तेल की बूंद बूंद। अब हम लिखेंगे इनके बारे में, मिसेल की संरचना के बारे में। देखिए मिसेल की संरचना में हम देखें तो इसमें इस प्रकार से लिखेंगे, मिसेल में साबुन का अध्रुवीय भाग, अध्रुवीय भाग वसा में, जबकि ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग जल में घुलता है, जल में घुलकर कांटेनुमा, जल में घुलता है, वह कांटेनुमा, कांटेनुमा संरचना बनती है। अभी हमने यही कहा था कांटेनुमा संरचना बनेगी। ये एक जो कण है प्रिय मित्रों, ये एक कण साबुन का है, ये साबुन के बहुत सारे कण हैं, वो एकत्रित होकर एक कांटेनुमा गुच्छेनुमा संरचना बनाते हैं, उसे ही मिसेल कहते हैं। मिसेल में साबुन का अध्रुवीय भाग वसा में, जबकि ध्रुवीय भाग जल में घुलता है और कांटेनुमा संरचना बनता है। अब हम आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में कि मिसेल जो है वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो अगला जो पॉइंट होगा वो इसी में मिसेल की संरचना या क्रियाविधि है, साबुन की क्रियाविधि में ही मिसेल आता है। तो हम आगे लिख देंगे इसमें, इस प्रकार यह मिसेल तेल की बूंद को छोटी छोटी बूंद में, तेल की बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंद में तोड़ देता है, छोटी छोटी बूंद में तोड़ देता है, तथा कांटेनुमा संरचना, प्रिय मित्रों कांटेनुमा संरचना इस गंदगी को जल में खींच लाती है, जल में खींच लाती है तथा इस प्रकार साबुन कपड़ों की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ये मिसेल क्या करते हैं, तेल की बड़ी बूंद को प्रिय मित्रों छोटी छोटी बूंद में तोड़ देता है, जिसे वसा का पायशीकरण कहा जाता है। इस छोटी छोटी बूंद को तोड़ना क्या कहलाता है, वसा का पायशीकरण, और अंग्रेजी में इस पायशीकरण को कहते हैं इमल्सीकरण। यह पायशीकरण कहलाता है, यानी मिसेल जो होता है वो वसा का पायशीकरण कर देते हैं।
वर्षा का पाईशीकरण होता क्या है, वर्षा की बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंद में तोड़ देना, ये काम करते हैं मिसेल। बाद में एक कांटेनुमा जो संरचना होती है वो जल में से गंदगी को यानी गंदगी को जल में बाहर की तरफ खींच लाती है और इस प्रकार क्या करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं। अब यदि हम देखें साबुन के बारे में, तो साबुन प्रिय मित्रों, साबुन की विशेषता में साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते, केवल मृदु जल में यानी सॉफ्ट वाटर में ही झाग देते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट हम कहें साबुन के बारे में देखें तो नेक्स्ट फैक्ट है साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते, केवल मृदु जल जिसको हम कहें सॉफ्ट वाटर में झाग देते हैं, यह ध्यान रखना। जो कठोर जल होता है उसमें साबुन झाग नहीं देते हैं, केवल मृदु जल में ही यानी सॉफ्ट वाटर में ही प्रिय मित्रों क्या करते हैं, ये साबुन झाग देते हैं। अब यह प्रश्न आता है कि साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देते, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर हम कहें कि कठोर जो जल होता है प्रिय मित्रों, ऐसा जल जिसमें सल्फेट, कार्बोनेट तथा क्लोराइड के कैल्शियम व या मैग्नीशियम आयनों के लवण घुले हो। देखिए यह आपके कठोर जल 10th में है नहीं, सिर्फ हम समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा जल जिसमें सल्फेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये क्लोराइड के कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के लवण घुले होते हैं। हम कहेंगे कैसे, तो प्रिय मित्रों क्या होता है, जैसे मैं कहूं कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4 MgSO4 यह लवण हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है CaCO3 तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाता है MgCO3। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। ये इसके क्या होते हैं, आयनों के क्या होते हैं, लवण घुले हुए रहते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे जिसमें सल्फेट, कार्बोनेट या सल्फेट जो क्लोराइड है के कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के लवण घुले हुए होते हैं तो वो कठोर जल कहलाता है। और एक ध्यान रखें, एक हमने पढ़ा था जब हम अम्ल, क्षार और लवण पढ़ते हैं तो प्रिय मित्रों आपने एक शब्द पढ़ा है धावन सोडा। धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसका नाम ध्यान रखना क्या होता है, यह परीक्षा में दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और 10 को कहते हैं डेका हाइड्रेट। यह इसके धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडे में 10 जो जल के अणु हैं उसे क्रिस्टल जल के अणु कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है धावन सोडे में क्रिस्टल जल के अणु कितने होते हैं, 10 होते हैं। यदि आप लिखते हैं धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, यह बिल्कुल गलत है। प्रिय मित्रों क्या होता है कि सोडियम जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट ये होती है सोडा एस होती है। एस का मतलब होती है राख, यह सोडे की राख होती है जिसे हम अपनी भाषा में पानी कहते हैं। जब मैं इस सोडियम कार्बोनेट को अत्यंत ताप पे गर्म करूंगा, जल पूरा निकल जाएगा, ये जल जाएगा तो पानी बनेगी। पानी को कहते हैं सोडा एस जिसे राख कहा जाता है। एस इसीलिए हम जानते हैं। एशेज सीरीज केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, क्रिकेट मैचेज होते हैं। क्या है कि पहला मैच जब एशेज में खेला गया था यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में यह मैच खेला गया था प्रिय मित्रों, तो न्यूजीलैंड को बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया गया था। तो यहां पर क्या है कि वहां के जो विनर थे कप्तान, उन्होंने वहां जो स्टंप्स होते हैं वो क्रिकेट में वो विजेता टीम को मिलते हैं, उन्होंने स्टंप को ग्राउंड में जला दिया, उसको राख को ट्रॉफी में भर लिया था। वहीं से ये एशेज जो मैचेज की शुरुआत हुई थी
तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट सोडा एस है, ना कि धावन सोडा। धावन सोडे का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। तो यह ध्यान रखें। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कठोर जल। अब यहां पर हम कहते हैं झाग नहीं देते, केवल मृदु जल के झाग देते हैं, क्यों? तो पहले तो आपने कठोर जल के बारे में जाना कि कठोर जल है क्या। जैसे हम पानी पीते हैं जो है वो भी एज कठोर जल होता है, जो नल का पानी आता है वो कठोर जल होता है, यहां पर बॉयलर का जो जल होता है वो कठोर जल होता है। अब यहां कारण क्या है? क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से हैं कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते जबकि मृदु जल में देते हैं, क्यों? तो चलिए इसको समझते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से होगा। आंसर होता है हम जानते हैं कठोर जल में कैल्शियम +2 या मैग्नीशियम +2 के सल्फेट, कार्बोनेट या क्लोराइड के लवण घुले रहते हैं, जो साबुन के साथ क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। इस कारण साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता। कठोर जल में झाग नहीं देता, इसका रीजन यह है। तो चलो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम यानी कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, कार्बोनेट या क्लोराइड के लवण घुले होते हैं, जो साबुन के साथ क्या करेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। इस कारण साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते। इसको हम अभिक्रिया से इस प्रकार से समझाएंगे। C17H35COONA अभी हमने पढ़ा था, इसका नाम है साबुन और यह है सोडियम स्टीरेट। यह मैग्नीशियम 2+ आयन या प्रिय मित्रों हम कहें कैल्शियम आयन से भी रिएक्शन कर सकता है। यह मैग्नीशियम आयन कहां से आया? कठोर जल से प्राप्त होता है। तो यह मैग्नीशियम आयन कठोर जल में पाया जाता है। तो यह क्या करता है? साबुन के साथ में अभिक्रिया करता है। इस प्रकार से यह कंपाउंड बनता है। तो अब आप समझ गए होंगे, यह मैग्नीशियम इसके साथ में क्रिया करेगा तो कंपाउंड बनेगा C17H35COO और यहां पे 2 और यहां बन जाता है मैग्नीशियम और फिर 2 सोडियम अणु, ये जो आयन है वो बाहर निकल जाते हैं। चाहे तो हम यहाँ कैल्शियम ले सकते हैं तो कैल्शियम स्टीरेट बनेगा, यदि मैग्नीशियम लिया है तो मैग्नीशियम स्टीरेट बनता है। इसका नाम होता है मैग्नीशियम स्टीरेट। स्टीरिएट होता है। यह होता है प्रिय मित्रों अघुलनशील पदार्थ होता है। इस कारण से साबुन झाग नहीं देता। कारण क्या होता है? कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम व कैल्शियम के आयनों से क्रिया कर लेता है, जिससे अघुलनशील पदार्थ बनाता है। इसी कारण साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता। तो यह फैक्ट आप समझ गए होंगे अभिक्रिया के माध्यम से। अब चलिए हम देखते हैं अपमार्जक क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बिंदु नेक्स्ट जो साबुन का बचा है वो है अपमार्जक। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है अपमार्जक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपमार्जक है क्या।
अपमार्जक, अप का मतलब होता है ऊपर और मार्जक का मतलब मार्जक यानी मेल, यानी वे पदार्थ जो मेल को आसानी से हटा देते हैं। सामान्यतया यह, जैसे हम कहें हमारे पर्यावरण में जो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं, अर्थात जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, वो सड़े गले पदार्थों को वातावरण से हटा देते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को, उन्हें अपमार्जक कहा जाता है। यह भी वातावरण में अपमार्जक का कार्य करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ करने का कार्य करते हैं सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु और कवक। ये उन्हीं पदार्थों को हटाते हैं जो जैव निम्नीकरण होते हैं, यानी वे पदार्थ जो जीवाणु के द्वारा जिनका अपघटन हो जाता है उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इसी प्रकार अपमार्जक क्या होते हैं, यह भी कपड़ों की सफाई करते हैं साबुन की तरह ही। प्रिय मित्रों, यहां ध्यान रखना है, अपमार्जक क्या होता है, चाहे कठोर जल हो या मृदु जल, इन दोनों जल में क्या करता है, ये झाग देता है। सबसे बड़ी विशेषता यह अपमार्जक की है। इसके उदाहरण के बारे में देखें तो यहां पे शैम्पू इसका उदाहरण है, और यदि दूसरा उदाहरण देखें तो वॉशिंग पाउडर इसका उदाहरण है। तीसरा उदाहरण यदि हम देखें तो इसके अंदर जो बर्तन धोने वाला साबुन है, बर्तन धोने वाला साबुन, धोने वाला साबुन, यह भी किसका उदाहरण है प्रिय मित्रों, यह अपमार्जक का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे, अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों जल में झाग देते हैं। उदाहरण शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, बर्तन धोने वाला जो होता है साबुन, उसमें अपमार्जक होते हैं। अब अपमार्जक की परिभाषा क्या है उसके बारे में देखते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, इनके उदाहरण अभी हमने देखे, इनकी विशेषता देखेंगे। क्रियाविधि सेम साबुन की तरह रहेगी। अपमार्जक यह हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक या सल्फ्यूरिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो देखिए, साबुन और अपमार्जक में यह अंतर हो गया। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, केवल मृदु जल में देता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल में झाग दोनों में देता है। साबुन उच्च वसा के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक यह हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक या सल्फ्यूरिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो इसका उदाहरण साबुन का लिखा था हमने, सोडियम स्टीरेट, तो इसका नाम होता है प्रिय मित्रों सोडियम लोरिल सल्फेट। लोरिल जो सल्फेट है, यह आप शैम्पू के पाउच पर भी देख सकते हैं, सोडियम लोरिल सल्फेट आपको लिखा हुआ मिलेगा। बर्तन धोने वाले साबुन पर भी आपको मिलेगा, और जो टूथपेस्ट आता है हमारा, जो हम दांत मंजन करते हैं उसमें झाग आता है, उसमें यह आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट, लोरिल सल्फेट, इसका काम होता है झाग देना। तो यहां पर आप समझ गए होंगे सोडियम लोरिल सल्फेट। और इनका उपयोग किसमें होता है, उपयोग प्रिय मित्रों, इसका अपमार्जक का उपयोग होता है, हम कहें शैम्पू में इसका उपयोग होता है, प्लस हम कहें बर्तन धोने वाले साबुन में इसका उपयोग होता है, धोने वाले साबुन में इसका उपयोग होता है, प्लस हम कहें नेक्स्ट इसके बारे में वॉशिंग पाउडर में इसका उपयोग होता है। वॉशिंग पाउडर जिसे हम सर्फ भी कहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर भी कहते हैं, इसमें इसका उपयोग होता है। आदि एक एक्स्ट्रा हेयर कंडीशनर है, उसमें भी जो होते हैं उनमें अपमार्जक का प्रयोग होता है। यानी शैम्पू, बर्तन धोने वाले साबुन, वॉशिंग पाउडर में इनका उपयोग होता है अपमार्जक का। तो यहां पर आप इसकी तुलना अपमार्जक की और साबुन की समझ चुके हैं। फिर यहां पर यदि बात आती है इनकी क्रियाविधि,
अपमार्जक की क्रियाविधि, अपमार्जक क्या काम करते हैं, ध्यान रखें सेम हम कहें अपमार्जक की क्रियाविधि साबुन की तरह ही है, ये भी मिसेल बनाकर कपड़ों की सफाई करते हैं। यदि अपमार्जक की क्रियाविधि पूछें तो सेम वो की वो इस रचना बनेगी जैसी साबुन में बनी थी। तो हम कह सकते हैं क्रियाविधि में अपमार्जक साबुन की तरह ही कपड़ों की सफाई मिसेल बनाकर करते हैं। ये मिसेल वसा का पायशीकरण करते हैं, अर्थात वसा की बूंद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और कपड़ों की सफाई करते हैं। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं आप साबुन और अपमार्जक के बारे में समझ गए होंगे। एक नोट लगा के हम यहां पे लिख सकते हैं प्रिय मित्रों, अपमार्जक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यह साबुन विहीन साबुन है। ध्यान रखें अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन विहीन साबुन होते हैं, साबुन होते हैं। क्यों होते हैं साबुन विहीन साबुन? इसे कहा जाता है ये साबुन विहीन है क्योंकि अपमार्जक साबुन नहीं होते लेकिन साबुन होते हैं, साबुन विहीन साबुन होते हैं क्योंकि अपमार्जक साबुन नहीं होते लेकिन साबुन की तरह कपड़ों की सफाई करते हैं। इन्हीं कारण अपमार्जक को साबुन विहीन साबुन कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न की हमने शुरुआत की थी कि अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है। तो अपमार्जक और साबुन में निम्न अंतर है। पहला तो इसकी परिभाषा साबुन और अपमार्जक की आ जाएगी। दूसरा, साबुन जो होते हैं वो कठोर जल में झाग नहीं देते और अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल दोनों में झाग देते हैं, यह अंतर हो गया। समानता क्या है? साबुन और अपमार्जक दोनों ही कपड़ों की सफाई करते हैं। दूसरा, साबुन और अपमार्जक दोनों का अध्रुवीय भाग वसा में घुलता है जबकि ध्रुवीय भाग जल में घुलता है। ये दोनों में इनमें क्या है? समानता है। अब यहां पर हमने एक प्रश्न का जिक्र किया था कि सीबीएसई बेस में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आपको प्रैक्टिकल में या एग्जामिनर कहे कि आपने साबुन और अपमार्जक कितना पढ़ा है। चलिए हम आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पूछते हैं। आपको कहे कि आपके पास में दो बीकर हैं ए और बी, इसमें जल है, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है। और ध्यान रखें ये एग्जामिनर को पता होता है, देने वाले को कहे कि आपके पास में ए और बी है, एक में कठोर जल है एक में मृदु जल है, आपको पता नहीं है। लेकिन आपको प्रिय मित्रों साबुन और अपमार्जक दिया गया है। क्या दिया गया है? साबुन व अपमार्जक। अपमार्जक बताइए इनमें से आप किसका चयन करेंगे इन जल का परीक्षण करने के लिए? तो ध्यान रखें जल का परीक्षण करने के लिए मैं अपमार्जक का चयन नहीं करूंगा क्योंकि अपमार्जक तो कठोर जल और मृदु जल दोनों में झाग देता है। इसके लिए बेस्ट विकल्प का चयन होगा साबुन का, क्योंकि साबुन जैसे ही जिस जल को हम डालेंगे यदि झाग आ जाता है तो वो मृदु जल है और जो झाग नहीं देता है वो कठोर जल है।